Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of July 2025. 23 जुलाई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं इनफैक्ट मैं उससे ज़्यादा ही कवर करूंगा। आप लोग को कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसके बाद, और जो भी मैं बताऊंगा वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ बी विद मी। आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक इट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। फ्रंट पेज में ऐसी कोई खबर नहीं जो हम डिस्कस करें। मूव करते हैं सेकंड पेज में। सेकंड पेज में पहली न्यूज़ आपको मिलेगी, गोवा गवर्नमेंट विल फाइल कंटेम्प्ट प्ली अगेंस्ट कर्नाटका इन सुप्रीम कोर्ट। अब बात चल रही है यहाँ पे रिवर वाटर डिस्प्यूट की। रिवर कौन सी है? रिवर है महादी, या इसको महादाई रिवर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इट इज महादाई रिवर, सेम एज महादी रिवर। बेसिक फैक्ट्स पहले मैं आपको महादी रिवर के बारे में बता दूं कि इसका ओरिजिन जो होता है वो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खानपुरा तालुक, आपका बेलगावी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में होता है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास, ठीक है ना। लेंथ इसकी लगभग 111 किलोमीटर है। फ्लो पाथ में ये 3 स्टेट मेजरली कवर करती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र, ठीक है ना। एंड इसका जो फ्लो पाथ है वो कर्नाटका टू गोवा पहले जाती है। गोवा में मोंडोवी रिवर भी कहा जाता है इसको, महादाई को मोंडोवी रिवर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड जो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया, लाइफ लाइन ऑफ गोवा कही जाती है ये। इट फ्लोज थ्रू द डेंस फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी रिच वेस्टर्न घाट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ लेकिन इसके साथ एक और आती है इस रिवर के साथ, वो है डिस्प्यूट, है ना। तो महादाई रिवर डिस्प्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड यहाँ पर कर्नाटका के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है बाय द गोवा गवर्नमेंट कि कर्नाटका इज डूइंग व्हाट, कर्नाटका इज डाइवर्टिंग द रिवर वाटर, ठीक है ना। कर्नाटका इज डाइवर्टिंग द रिवर वाटर। कौन सी रिवर का? महादी रिवर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, महादाई रिवर, मोंडोवी रिवर, है ना। तो मोंडोवी जुआरी, वैसे भी गोवा में आपने 2 नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, एक तो महादाई मोंडोवी और दूसरा एक नदी और होती है जिसको हम जुआरी बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड ये डिस्प्यूट के बारे में भी याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है 3 स्टेट्स के बीच में, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। एंड नॉर्मली इसमें कर्नाटका के ऊपर ही एलिगेशन लगाया जाता है कि दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ एट डाइवर्टिंग द महादी रिवर वाटर फॉर देयर ओन यूज, है ना, ओन पर्पस के लिए कर्नाटका जो है क्या कर रहा है, बार बार इस पानी को डाइवर्ट कर रहा है। तो दिस इज व्हाट इज द इशू। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ओरिजिन मैंने आपको नदी का बता दिया है, याद रखिएगा। दूसरे न्यूज में आते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट विल डेवलप द चोला गंगम लेक सेज स्टालिन। तो अभी यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हैं एम के स्टालिन, उनका ये कहना है कि चोला गंगम लेक को जो है रीडेवलप किया जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ 12 करोड़, 12 करोड़ की कॉस्ट में डेवलप किया जाएगा चोला गंगम लेक को। थोड़ा सा आपको चोला गंगम लेक के बारे में बता दूं, चोला गंगम लेक को पोन्नेरी भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, द नेम चोला गंगम इज ऑल्सो नोन एज पोन्नेरी, PONNERI, पोन्नेरी भी कहा जाता है। एंड याद रखिएगा, इट वॉज डग बाय राजेंद्र चोला, है ना, राजा के जो बेटे थे राजेंद्र चोला वन, ही डग दैट लेक आफ्टर हिज नदन कैंपेन। आप सबको पता कि गंगा नदी तक आ गए थे, है ना। राजेंद्र चोला इज द वन हु केम नियर गंगा नदी, इसलिए उनको गंगई कोंड चोला भी कहा जाता है, गंगई कोंड चोला भी कहा जाता है। एक बहुत फेमस जगह भी है गंगई कोंड चोलापुरम फॉर कमेमोरेटिंग दैट ऑल, है ना। तो राजेंद्र चोला वन को गंगई कोंड चोला भी कहा जाता है। एंड ही टुक द कैंपेन नियर गंगा, है ना, टिल गंगा। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी कैंपेन को सेलिब्रेट करने के लिए चोल गंगम जो लेक है या पोन्नेरी जो है उसको डेवलप किया जा रहा है बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। याद रखिएगा, राजेंद्र चोला इज ऑल्सो फेमस फॉर इज फॉरेन मतलब जो नेवल इनकर्जन्स है उनके लिए भी काफ़ी फेमस है। मलेशिया तक वो नेवल फोर्सेस लेकर के पहुंच गए थे राजेंद्र चोला। तो काफ़ी फेमस है इनका ये नेवल वाला। क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुका है, तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ जो है वो है कर्नाटका गवर्नमेंट प्लानिंग टू ब्रिंग न्यू लॉ टू फाइट द देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम आप सबको पता होगा ना कि पहले क्या होता था। पहले के टाइम में जो कई जो लड़कियां थी उनको एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन ही था ये, है ना। गर्ल्स के अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ही हुआ करता था कि उनको टेम्पल को डेडिकेट कर दिया जाता था। बट वो नाम का डेडिकेशन था, वो कोई स्पिरिचुअल उसका रीजन नहीं था, उसका कोई रीजन रिलीजियस रीजन नहीं था। उसका रीजन था जो था
था वो एक्सप्लॉइटेटिव रीजन था और उन लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते थे फिर जो भी वहाँ के जो मतलब सरगना टाइप के जो लोग थे दे यूज टू मतलब डू दैट। एंड इस सिस्टम को बंद किया गया, कर्नाटका में भी बंद किया गया और स्पेशली जो मंदिर का टाइम था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये सिस्टम चलता था तमिलनाडु एंड ऑल में, तमिलनाडु कर्नाटका एंड ऑल। एंड 1982 में कर्नाटका गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आई थी 1982 में, उस लॉ को बोलते हैं देवदासी प्रोहिबिशन एंड डेडिकेशन 1982 एक्ट। इसमें उन्होंने प्रोहिबिट किया था देवदासी सिस्टम को। अब जो अमेंडमेंट वो लेकर के आ रहे हैं ना, अमेंडमेंट दूसरे रीजन से लेकर के आ रहे हैं। पहला जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो ये है कि देवदासी विल बी डीम्ड एज अ, जो चाइल्ड ऑफ देवदासी है, मतलब जो पहले की देवदासी रही होंगी उनके जो बच्चे हैं, दे विल बी डीम्ड एज अ लेजिटिमेट चाइल्ड एंड दे विल हैव राइट टू प्रॉपर्टी इन इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो लाने वाले हैं कि जो चाइल्ड ऑफ देवदासीज हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड चाइल्ड, लेजिटिमेट चाइल्ड एंड विल बी एलिजिबल फॉर द प्रॉपर्टी मतलब सक्सेशन राइट्स एज वेल अंडर द हिंदू पर्सनल लॉज, ठीक है ना। तो दैट इज द वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड है कि जो मैक्सिमम जेल टर्म था पहले वो 3 साल का हुआ करता था फॉर अबेटिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनी और डेडिकेटिंग अ वुमेन एज अ देवदासी, उसके लिए 3 साल की सजा थी। अब उसको बढ़ा करके जेल टर्म जो है वो 5 साल 5 ईयर्स करने की बात इस अमेंडमेंट में की जा रही है। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आप याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं, क्वालिटी कंसर्न्स हो रहे हैं रिगार्डिंग द पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट के बस लोकेशन याद रखना कहाँ पर है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट वेरी फेमस इन द रिवर गोदावरी, गोदावरी रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश एंड समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसको अर्थ कम रॉक फिल डैम के रूप में बनाया जा रहा है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्वालिटी कंसर्न्स है ना, कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत महंगी बनी है वो भी टूटती जा रही हैं, सीपेज आ गया कहीं पे, है ना। तो दैट इज ऑल हैज़ बिन देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स न्यूज़ में थे। अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमारे यहाँ किस कंट्री से आ रहे हैं, याद रखिएगा, यूएस से आ रहे हैं। तो अपाचे हेलीकॉप्टर ज़्यादा नहीं, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस आप ये याद रख सकते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमको कौन दे रहा है, तो हमको यूएस दे रहा है। एंड इट्स अ सिग्निफिकेंट फिलिप टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री एविएशन कैपेबिलिटीज़। जो मिलिट्री की एविएशन कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ये एक बड़ा एडिशन है, आप मान सकते हैं। फर्स्ट बैच ऑफ 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो यूएस से हिंडन एयरबेस में आ चुके हैं। आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ, हिंडन किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, इससे रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंडन जो नदी है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो दिस अ सिंपल क्वेश्चन टू यू, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में करके बताना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। अपन आ गए 5वें पेज में। 5वें पेज में कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। 6th पेज में कोई न्यूज़ नहीं है। 7th पेज में बिल्कुल न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बीटल और फंजाई के कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि रबर प्लांटेशन को ख़राब कर रहा है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बीटल और फंजाई के कॉम्बिनेशन की। इसमें केरला, आप सबको पता है कि रबर का इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट जो प्रोड्यूसर है वो केरला ही है। इंडिया में टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर केरला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कल्प्रिट जो है केरला में ये रबर प्लांट को ख़राब करने के लिए, इसमें एक कॉम्बिनेशन आया जिसमें एक तो बीटल है, एम्ब्रोसिया बीटल, एम्ब्रोसिया बीटल, इसका साइंटिफिक नेम है यूप्लेटिपस पैरेलेलस, याद रखिएगा, यूप्लेटिपस पैरेलेलस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। एम्ब्रोसिया बीटल बोलते हैं इसको। और एक फंजाई है फ्यूजेरियम एम्ब्रोसिया एंड फ्यूजेरियम सोलानी, मतलब फ्यूजेरियम कुल मिलाकर के जो है वो फंजाई है जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं ये आपके रबर प्लांट्स को। एंड इससे हो क्या रहा है कि लीव्स जो हैं वो गिर जा रही हैं, बाग्स जो हैं वो ड्राई हो जा रही हैं, एंड ट्री डेथ जो हो रही है वो इनके कारण हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये दोनों जो एम्ब्रोसिया बीटल है एंड जो ये 2 फंजाई मैंने फ्यूजेरियम स्पीशीज की 2 फंजाई जो बताई हैं, ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में है जिसमें एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, बट उस हेल्प से हो क्या रहा है कि जो रबर का प्लांट है वो पूरा खत्म होता जा रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि अगर आपको बीटल कंट्रोल करना है तो वो तो आप बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो एंटी फंगल एजेंट्स का यूज़ करके, ठीक है। लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बाद में
फ्यूजेरियम के कारण वो बहुत डीपर पार्ट्स में होता है जहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स नहीं पहुँचते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज़ हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ दीज। इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, याद रखिएगा, एंड 2nd हाइएस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का इंडिया। एंड केरला जो है प्रोड्यूस करता है 72% ऑफ इंडियाज रबर कल्टिवेशन। याद रखिएगा 72% ऑफ इंडियाज रबर कल्टिवेशन तो केरला में होता है। तो दैट इज समथिंग केरला इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है आज का, देखना ही पड़ेगा आप लोग को। चाइना इंडिया एंड द कन्फ्लिक्ट ओवर बुद्धिज्म, बहुत ज़्यादा प्यारा आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में जो सबसे पहले ऑथर ने बात की है वो बात की है इंडिया किस तरीके से बुद्धिज्म का यूज़ कर रहा है और चाइना किस तरीके से बुद्धिज्म का यूज़ कर रहा है। हालांकि दोनों ही अब ये समझ चुके हैं कि बुद्धिज्म इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जर्टिंग, अगर आपको अपना दबदबा कायम रखना है इस रीजन में, मतलब कि स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशियन और साउथ एशियन रीजन है, अगर वहाँ पे आपको अपना दबदबा या क्लैमर या आपको डोमिनेशन रखना है, देन बुद्धिज्म विल कम वेरी हैंडी इन दैट। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट इस आर्टिकल में क्या चीज़ मेंशन्ड है, किस तरीके से हिमालयन रीजन में स्पेशली जो बुद्धिज्म है उसका इन्फ्लुएंस होने वाला है। ऑथर ने कहा कि देखो चाइना और इंडिया दोनों ही समझते हैं कि बुद्धिज्म जो है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इन्फ्लुएंस ओवर द रीजन, है ना। ये स्पेशली जो ये रीजन है जहाँ पे बॉर्डरलैंड्स बहुत फजी हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यहाँ पे स्पेशली इन रीजन में, लद्दाख ऑल्सो, है ना, ऑल दिस रीजन। इसके बाद ऑथर ने बोला किस तरीके से चाइना ने बहुत पहले से इस पर अप्रोच शुरू कर दी थी। 2007 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था दैट एनी लिविंग बुद्धा शुड बी सैंक्शनड बाय द स्टेट, है ना। चाइना उसको सैंक्शन करेगा लिविंग बुद्धा को। एंड द मैसेज वाज क्लियर, स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी फ्लोज फ्रॉम द पॉलिटिकल अथॉरिटी। उन्होंने कहा था कि स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी विल फ्लो फ्रॉम द पॉलिटिकल अथॉरिटी, है ना। तो जब स्टेट घोषित कर देगा कि हाँ ये लिविंग बुद्धा है तो ये लिविंग बुद्धा है, नहीं है तो नहीं है। इंडिया ने भी कैचअप करने की कोशिश की, स्पेशली दलाई लामा के तिब्बतन उनके थे एक्साइल, जब उनका इंडिया में आया तो उसके बाद उन्होंने एडवांटेज लेना शुरू किया। बट ये एडवांटेज उन्होंने पिछले एक डिकेड में 10 साल में ज़्यादा लेने की कोशिश की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बुद्धिस्ट सर्किट बनाया है ना, या आपको पता होगा कि इंडिया में भी एक बुद्धिस्ट सर्किट है ना, जिसके थ्रू जो ये टूरिज्म है और ऑल बुद्धिस्ट टूरिज्म इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो यस वी आर डूइंग, बट ऑथर ने एक बहुत अच्छा डिफरेंस बताया है, बहुत ही प्यारी लाइन है कि स्कॉलर ने कहा है कि इंडिया प्रैक्टिस, ये लाइन आप एज इट इज याद रखिएगा, ये ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस में। स्कॉलर पुट्स इंडिया प्रैक्टिसेस बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी बट चाइना प्रैक्टिसेस बुद्धिस्ट स्टेट क्राफ्ट। बहुत ही प्यारा डिफरेंस है कि इंडिया तो डिप्लोमेसी लेवल तक रखता है लेकिन चाइना तो पूरा का पूरा स्टेट क्राफ्ट ही बुद्धिस्ट बेस्ड रख रहा है ना, क्योंकि उसको पता है कि उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है। अब ऑथर ने एक और इशू बताया, इशू ये कि दलाई लामा की एज हो गई है 90 साल। अब भाई दलाई लामा का आने वाला है सक्सेसर। अब देखो दिक्कत ये कि एक सक्सेसर तो दलाई लामा का चाइना तिब्बत बेस्ड लेकर के आएगा, है ना, जो कि ल्हासा में बैठेगा, और दूसरा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दलाई लामा से इंडिया में करवाएंगे, बोलेंगे कि भाई दलाई लामा इनकारनेट हुए इंडिया में, इनकारनेट हुए हैं, नॉट इन चाइना। तो अब दिक्कत क्या होगी कि दो जब दलाई लामा रहेंगे तो दैट विल क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। अभी तो ठीक है चलो, लेकिन जब नेक्स्ट जो नेक्स्ट अपकमिंग दलाई लामा रहेगा दैट विल बी द मेजर इशू, है ना, जो कि वर्ल्ड को स्प्लिट करने की ताकत रखता है, जो कि इस पूरे एशियन वर्ल्ड को एटलीस्ट स्प्लिट करने की ताकत रखता है। दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, है ना। ऑथर ने ये भी कहा है कि चाइना बहुत ज़्यादा मतलब एक रेडिकल और मतलब कहना चाहिए बहुत ही स्पीडी वे में इसको इन्फ्लुएंस को यूज़ करना चाहता है, एंड दे आर कन्वर्टिंग दिस सॉफ्ट पावर इनटू हार्ड पावर। मतलब इतना ज़्यादा वो इस पर एग्रेसिवली काम कर रहे हैं इन द चाइनीज इन द बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी, बुद्धिस्ट स्टेट क्राफ्ट की बहुत ही तेज है। वहीं पे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत अभी भी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पीछे है कहीं ना कहीं, एंड बहुत ज़्यादा लीनियंट है अपनी अप्रोच में। सो वी हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। अदरवाइज आप सबको पता है कि चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो आपका भूटान हो, चाहे और, तो ये सारी जगहों पे हम अपना इन्फ्लुएंस खो देंगे अगर हम इस तरीके से चाइनीज़ से पीछे रह जाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस आर्टिकल का पूरा जिस्ट। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
आगे मूव करते हैं, रिडीमिंग इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस। अब ये जो आर्टिकल है इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल है ये भी। इसमें बताया गया कि किस तरीके से हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और कैसे हमने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले अभी रिसेंटली जो बजट है 2025-26 का, उसमें काफ़ी ज़्यादा पुश दिया गया है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी को। जैसे कि इंडिया ने अपना एम्बिशियस टारगेट रखा है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का बाय 2047। 2047 तक हमने 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का टारगेट रखा है। अभी 8.18 गीगावाट है। आप सोचो, अब हम 100 का रख रहे हैं बाय 2047। 20,000 करोड़ एलोकेट किए फॉर डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 5 इंडिजिनसली डिजाइंड एंड ऑपरेशनल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033। इसके अलावा कि हमने न्यूक्लियर को एज अ की पिलर रखा है विकसित भारत बाय 2047 में भी, और नेट जीरो एमिशन बाय 2070 में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग भी समझ लीजिए। 1954 में होमी भाभा ने प्रपोज किया था 8 गीगावाट न्यूक्लियर टारगेट, 8 गीगावाट न्यूक्लियर टारगेट प्रपोज किया था। 1956 में हमने एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा स्टार्ट किया। 1956 में एशिया का पूरे फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा हमने स्टार्ट किया। 63 से 74 के बीच में तारापुर रिएक्टर जो है हमने सेटअप किया विद यूएस और फ्रेंच के सपोर्ट से, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के अंतर्गत न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया था, जिसके बाद हमको एनएसजी और इन सब ग्रुपों से बाहर कर दिया। मतलब बाहर तो थे ही हम, लेकिन एनएसजी ने हमारे अगेंस्ट वो कर दिया था। फिर हमने कहा कि हम एनपीटी नहीं ज्वाइन करेंगे, है ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमने फिर से 1998 में एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, है ना। लेकिन इसका हमको बाद में 2008 में एनएसजी ने हमको ग्रांट कर दिया अपना वेवर, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स ने हमको वेवर ग्रांट कर दिया। और हमने सिविल न्यूक्लियर डील भी साइन कर ली थी, किसके साथ, यूएस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, सिविल न्यूक्लियर डील 2007 में हमने जो साइन की थी। लेकिन इशू आया फिर CLNDA 2010, यानी कि सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में आ गया। उसके कारण लाइबिलिटी जो है वो किसके ऊपर आ गई, सप्लायर के ऊपर आ गई। एंड जब लाइबिलिटी सप्लायर के ऊपर आ गई, जो कि फॉरेन कंट्रीज नहीं चाहते थे, तो उससे क्या दिक्कत हो गई कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम आने लगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि CLNDA जो है सबसे बड़ा इशू जो है आजकल, वो CLNDA है। और आप देखेंगे कि इसमें ऑथर ने एक सजेशन भी ये दिया है कि भाई CLNDA में जो न्यूक्लियर सप्लायर्स के ऊपर आपने लाइबिलिटी रखी है वो आप हटा दो। वो आप हटाओगे तब आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलने लगेगा। दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल एज वेल, ठीक है ना। एक सोल्यूशन भी उन्होंने मेंशन किया कि अगर आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब आप ये लाइबिलिटी का एक्ट हटाओगे, ठीक है। इट इज़ एक्टिंग एज अ डिटरेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, है ना। तो ये मेंशन्ड भी है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है वो भी टोटल 480 गीगावाट है, जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा अगर हम 2047 तक चाहते हैं कि केवल न्यूक्लियर 100 गीगावाट हो जाए तो। इसके अलावा ऑथर ने COP28 के बारे में मेंशन किया है कि इसमें दुबई डिक्लेरेशन आया है, COP28 दुबई डिक्लेरेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर इज अ प्लेज टू ट्रिपल द न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल करने की प्लेज है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ऑथर ने यही कहा है कि क्या क्या हमको रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का है हमारे यहाँ। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, जिसमें आप अलाउ करें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री, क्लैरिफाई करें ओनरशिप ऑपरेटर स्टेटस एंड डिफाइन करें कंट्रोल ओवर द न्यूक्लियर आइलैंड फ्यूल सप्लाई एंड वेस्ट मैनेजमेंट। देन CLNDA 2010 में, यानी कि सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में इश्यूज हैं, जैसे कि लाइबिलिटी ऑन सप्लायर्स, उसको डिस्करेज करती है वो OEMs को, और उसको हटाने के लिए ऑथर ने कहा है कि इसको आप अमेंड करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेंगे। देन ऑथर ने ये भी कहा है कि रेगुलेटरी एंड टैरिफ के जो कन्फ्लिक्ट है इंडिया में, जैसे NPCIL और गुजरात ऊर्जा विकास निगम के अंदर ही आ गया कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसी चीज़ों को आप हटाएं, है ना। दैट इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। इसके अलावा AERB यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, उसके पास इंडिपेंडेंस नहीं है, तो उसको थोड़ा ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को, ठीक है। एंड न्यूक्लियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको रिन्यूएबल के रूप में आपने क्लासीफाई नहीं किया, इसलिए कोई ग्रीन फाइनेंस टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो न्यूक्लियर को आप क्लासीफाई करें एज अ रिन्यूएबल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा आर्टिकल। अगला जो ये पूरा फुल कंटेक्स्ट है, ये भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट्स के ऊपर है इंडिया के।
तो यहाँ पे 4 से 5 कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट्स मेंशन्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट मेंशन्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। हालांकि ये एनोनिमसली एट्रीब्यूट होता है बट ऑफन इसको लिंक किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के साथ, है ना। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। इसमें 110 आर्टिकल थे जिसमें ड्राफ्ट प्रपोज किया गया था इंडिविजुअल राइट्स, लीगल लाइबिलिटी, इन सब के ऊपर। इसमें सिविल लाइबिलिटीज सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारी चीज मेंशन की गई थी। बट ये एक डोमिनियन स्टेटस के रूप में था, है ना। याद रखिए इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेटस अंडर द ब्रिटिश था ये, है ना। तो याद रखिएगा इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। दूसरा जो मेंशन्ड है इस आर्टिकल में वो है एम.एन. रॉय का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, ड्राफ्ट ऑफ 1944 है। एम.एन. रॉय का 1944 का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया का। इट वॉज क्रिएटेड अंडर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड फिलॉसफी थी इसमें रेडिकल ह्यूमनिज्म की, पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था। एंड इसमें लेकिन एक दिक्कत ये थी कि राइट टू रिवोल्ट रखा गया था एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट टेरनी, तो राइट टू रिवोल्ट का प्रोविजन मांगा गया था, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रॉय का जो ड्राफ्ट था, एम.एन. रॉय का, इट्स रिजेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रेंच रिपब्लिक, है ना। एंड देवर सिटीजन्स नॉट लेजिस्लेटर्स वेर अल्टीमेट लोकस ऑफ पावर। तो इन्होंने कहा था पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए, एक रिपब्लिक के रूप में होनी चाहिए, सॉवरेनिटी जो होनी चाहिए रिपब्लिक के रूप में होनी चाहिए, जहाँ पे लेजिस्लेटर्स को नहीं पावर रहेगी, लोगों के पास पावर रहेगी, ठीक है ना। तो 1944 का एम.एन. रॉय का ड्राफ्ट था, ठीक है। तीसरा जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट एक्ट 1944। इसको राइट विंग पार्टीज के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि हिंदू महासभा, इन्होंने प्रपोज किया था। एंड इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान फ्री स्टेट बनेगा वन लॉ वन लैंग्वेज वन नेशनल कल्चर के रूप में, वन लॉ वन लैंग्वेज एंड वन नेशनल कल्चर के रूप में। हालांकि इसमें उन्होंने गारंटी किया था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट अक्रॉस कास्ट एंड क्रीड, इन्होंने कहा था, ठीक है ना। इसके अलावा 1944 का जो ड्राफ्ट था, इट वाज वन ऑफ द फ्यू टू कंटेन द एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू राइट ऑफ सेसेशन। राइट ऑफ सेसेशन दिया गया था हिंदुस्तान फ्री स्टेट के एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ अंडर सर्टेन कंडीशंस आप यूनियन से बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल थे कुछ कुछ ड्राफ्ट, तो जो उम्मीद नहीं थी वो प्रोविजंस थे। फिर गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 1946 में, इसको ड्राफ्ट किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल। एंड इसका जो फॉरवर्ड लिखा गया था वो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो वैल्यूज़ थी वो नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप, रूरल सेल्फ सफिशिएंसी, ग्राम स्वराज की बात की जाएगी, ये सारी चीज़ें। अब लेकिन इसमें फिर भी एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए आयरॉनिकल एक इसमें प्रपोजिशन था, वो था राइट टू आर्म्स। मतलब आर्टिकल 6 इसका बोलता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू कीप एंड बियर आर्म्स इन अकॉर्डिंग विद द, तो समझ लो कि मतलब नॉन वायलेंट फिलोसफी है बट फिर भी राइट टू कैरी आर्म्स एंड मतलब उसमें थोड़ा एक प्रैग्मेटिक अप्रोच कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस और रेजिस्टेंस को वैल्यू दी गई थी, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा 1948 में फिर सोशलिस्ट पार्टी अंडर द जयप्रकाश नारायण रिजीम, इन्होंने ऑफर किया था अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिपब्लिक एंड इट वाज अ काउंटर प्रपोजल टू द ऑफिशियल ड्राफ्ट व्हिच वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसका एक सब्स्टिट्यूट के रूप में सोशलिस्ट पार्टी ने जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में 1948 में भी एक ड्राफ्ट लेकर के आए थे, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रपोज लैंड रिफॉर्म्स एंड कंट्रोल ओवर फैक्ट्रीज, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पे बनाया गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो काफ़ी अच्छा ये पूरा ओवरऑल एडिटोरियल था, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और है क्या। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे यूएस टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को अगेन 2 years आफ्टर रिज्वाइनिंग। तो 2018 में आप सबको याद होगा कि यूएस बाहर हो गया था, है ना। यूनाइटेड नेशन स्टेट्स रीजॉइंड यूनेस्को आफ्टर लीविंग इन 2018। तो 2018 में छोड़ा था यूनेस्को ने, उसके बाद में ज्वाइन किया। अब 2 साल बाद फिर से आप बोल रहे कि हम हट जाएंगे यूनेस्को से। तो ठीक है यार, अब जो करना है कर लो। यूनेस्को के बारे में आपको पता होगा कि इट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 में फाउंडेशन हुआ। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। मेंबरशिप 194 मेंबर स्टेट्स हैं एज ऑफ नाउ एंड 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं।
अब यूएसए हट जाएगा तो हट जाएगा, कम हो जाएंगे, है ना। तो यूनेस्को प्रमोट करता है पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर एंड ऑल, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा की फंक्शंस एक्टिविटीज़ आपको पता होगा, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम चलाता है यूनेस्को, एंड एजुकेशन को प्रमोट करता है, क्वालिटी एजुकेशन को, साइंस को प्रमोट करता है, कल्चर को प्रमोट करता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये सब चीज़ें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ये सारी चीज़ें याद रखेगा। इंडिया ने यूनेस्को 1946 में ज्वाइन कर लिया था। 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया की, ये भी आपको पता होगा। एंड दैट इज़ इट, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग, आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज़ इट फॉर द डे एज वेल, नहीं डे के लिए नहीं, लास्ट है वनुआतू। वनुआतू भाई बहुत परेशान आइलैंड है, वैसे पैसिफिक का आइलैंड है, बट यहाँ पे रीफ्स ख़त्म होती जा रही हैं एंड बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो गई है, एंड द आइलैंड इज़ लूजिंग इट्स वैल्यू, है ना, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एंटी क्लाइमेट चेंज भी हैं। So that is something which was there in the editorial. I hope you got clarity. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.